लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, मगर मैं बहुत कट्टर बिलीव करती तो क्या सिम्टम्स थे आपको जब पता चला कि आपको स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है? हूँ। मैं बहुत अच्छा जिम्नास्टिक कर रही थी और उस बीच मुझे बार बार बैक में पेन होता था। उससे आई ऑलवेज यूज टू हैव अ कैंसर का इलाज ना करवाने की वजह से लोग मरते हैं। जब हिना खान के बारे में पता चला कि वो स्टेज 3 कैंसर 3 में है, आपने बड़ी कंट्रोवर्सी करी कि नहीं, शी इज लाइंग। लोग ये कहते हैं कि वो शेर खान है, तो भाई बीमारी में कोई शेर नहीं होता। हमारे जैसा एक इंसान जो एक्टिंग सीखने के लिए 10 साल खराब करता है, कहीं से कोई बंदा हिना खान से शादी करता है और डायरेक्ट कास्टिंग हो जाती है। कभी उनका कोई सीरियल आ रहा है पति पत्नी और वो कुछ करते हैं। हाँ, पहले तो हमने निपो किड्स सुना था, आजकल निपो हस्बैंड्स भी हो चुके हैं। लेटेस्ट अनिरुद्ध आचार्य जी ने बोला है कि जो लड़की 25 साल की हो जाती है वो कहीं जगहों पे यूज होके आती है। हाउ यू टेक दिस? सबसे पहली बात तो ना कि उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आजकल उन पर बहुत मीम्स बनते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? पॉलिटिक्स का एक सही टाइम होता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एंड ही इज गोइंग एवरीवेयर। मुझे लगता है ना कि राहुल गांधी की इमेज खराब की गई थी, लेकिन उन्होंने उस इमेज को तोड़ के जो एक नई इमेज बनाई है। ऐसा कोई एक ऐसा इंसान या आपका फैमिली मेंबर या फिर कोई इंडस्ट्री से जिसने आपको टफ टाइम में सपोर्ट किया हो? एक टाइम था जब रणदीप हुडा काफ़ी सपोर्ट करते थे। आपने देखा होगा उल्लू ऐप बंद हो गया, सो अब उल्लू ऐप का कंपटीशन सबसे ज़्यादा था इन नंगी लड़कियों के साथ जो ग्लैमर के नाम पे अपने शरीर की नुमाइश करती हैं। और सलमान खान से रिलेटेड आपने हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, बट वो कहीं ना कहीं एक बार उन्होंने भी बेचारों ने स्टेटमेंट दी थी कि आई फील लाइक अ रेप्ड वुमन। उस बात पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। आई थिंक उनको पता नहीं कि जब एक औरत का रेप होता है तो कितनी तकलीफों से गुजरती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। हमेशा डिफरेंट गेस्ट आए हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक आज ऐसा गेस्ट लेकर आऊं जो एक ग्लैमर, ग्रीफ एंड ग्रीट सबका सामना कर चुकी हैं। बोल्ड है, ब्यूटीफुल हैं, बट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सीज में भी ज़रूर रहती हैं। एक ऐसा नाम था इनका जिनको इन्होंने चेंज किया, बताऊंगी, वो भी बताऊंगी, लेकिन फिर वापस उसी नाम पे आ गई, तो इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। रोजलीन खान के नाम से आप जानते हैं उनको, बट उनका पहला नाम था रेहाना खान और अब वापस उन्होंने अपना नाम रेहाना खान ही कर लिया। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टोरी है, ज़रूर इस एपिसोड में आपको पता चलेगा। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर हैं, बोल्ड हैं और उस चीज़ को उन्होंने पब्लिक तक ऐसा पहुंचाया है कि लोगों को नॉलेज मिले, लोग बच सकें कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को भी मात दी जा सकती है। आज हम वेलकम करते हैं रोजलीन खान उर्फ रेहाना खान टू माय शो कॉफी अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच। और कॉफ़ी अनफिल्टर्ड पे क्योंकि सब चीज़ अनफिल्टर्ड होती है, तो मैंने कहा कि इससे अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है कि अपनी चीज़ों को अनफिल्टर किया जाए। यस, तो पहले तो हम एक ऐसी स्टोरी आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये बार बार नाम चेंज करने का रीज़न क्या है? पिछले कुछ 2-2.5 सालों से जब मैं कैंसर से गुजरी तो अचानक से मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी भी कुछ चीज़ होती है। बिकॉज उसी बीच किसी ने मुझे कहा था कि यू विल कम बैक। तो ही यूज्ड टू बी अ नोन एस्ट्रोलॉजर, अभी नाम नहीं बता रही हूँ, उन्होंने भी मना किया हुआ है कि मत बताना कि मैंने तुम्हारी कुंडली वगैरह देखी हुई है। सो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जहाँ सारे डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे कि वी नेवर नो क्या आने वाला कल क्या होगा, तुम्हारी क्या कंडीशन रहेगी, तुम एक नॉर्मल लाइफ पर जा सकोगी या नहीं। तो उस बीच जब उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं, तुम वापस आओगी एंड यू विल रॉक अगेन, बट इट विल टेक टाइम, तो मैंने जब उनसे ये चीज़ें सुनी और आज मैंने उसे फील किया, तो मैंने उन्हें दोबारा कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम्हारा नाम है रोजलीन, वो तुम्हारी कुंडली के साथ मैच नहीं करता है, सो यू हैव टू गो बैक टू योर ओरिजिनल नेम विच इज़ रेहाना। ऑफ कोर्स रेहाना इज़ अ वेरी सॉफ्ट नेम
और जब मैंने शुरू किया था तो इंडस्ट्री में रेहाना नाम नहीं था और आज भी नहीं है, बट होता ये है कि जब आप नए नए आते हो तो किसी डायरेक्टर से मिलते हो. सो आई मेट राम गोपाल वर्मा जी एंड ही वाज सेइंग अरे ये रेहाना सुल्ताना बड़ी पुरानी टाइप की एक एक्ट्रेस हुई है, सो आई वांट यू टू हैव अ वेरी स्पाइसी नेम. तो मैंने उस चक्कर में, होता है ना कि बड़ा डायरेक्टर कुछ आपसे कहे, आप एज अ न्यू कमर आ रहे हो, तो मैंने उनकी बात सुन के ले लिया था, वो नाम स्टार्ट किया था, बट देन आई रियलाइज कि शायद मुझे वो नाम सूट नहीं करता है. नहीं करता. सो वो आपने एक स्ट्रगल देखी है. कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी सच होती है, ये तो माना गया है. नहीं, ये तो पक्का. मैं आपको आज लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, मगर मैं बहुत कट्टर बिलीव करती हूँ. अगर मुझसे कोई ये कह देना कि आज का दिन अच्छा नहीं है तो मैं मान लेती हूँ. चलिए ठीक है. एक सविता भाभी से एक सोल बैटल आपने किया, एक टीवी एक्ट्रेस होने के बाद एक कीमो चेयर तक. आई एम श्योर वो एक बहुत ही टफ जर्नी रही होगी आपके लिए. मैंने अपनी लाइफ का ऐसा वक्त देखा जहाँ शायद मैं जहाँ बैठना पसंद नहीं करती थी वहाँ मैं लेटी हूँ. वहाँ पर मैंने डॉक्टरों को एक साथ एग्जामिन करने दिया है. इनफैक्ट मैं टाटा हॉस्पिटल की लाइन में भी जाकर बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी. मुझे लग रहा था कैंसर नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तो मुझे लग रहा था शायद मैं कभी ठीक नहीं होंगी. एंड आई नेवर यूज्ड टू बिलीव ऑल बिग हॉस्पिटल्स. मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ पैसे कमाने का चक्कर है, तो ये शायद मुझे ठीक से नहीं बता रहे हैं. सो आई वेंट टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जहाँ बहुत लाइन होती है. लिटरली मैं उनकी जो लाइन थी अंदर से लेकर बाहर फुटपाथ तक उनकी लाइन लगी हुई थी और मैंने वहाँ पर भी वेट किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइन को मैं कंप्लीट करके एक बार डॉक्टर से मिलूंगी और मेरी वो रिपोर्ट्स जो किसी और हॉस्पिटल में बताई गई हैं वो दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए मैं लाइन में भी बैठी हूँ. सो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम. मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स थे जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपको चेकअप कराना चाहिए. बिकॉज जनरली अ वुमेन अवॉइड्स, उसको ये लगता है यार ठीक है कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी अभी अवॉइड करती हूँ, इट हैपन्स नो. तो वो क्या सिम्टम्स थे आपको जब पता चला कि आपको स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है? सी आई वॉज एन एथलीट. मैं बहुत अच्छा जिम्नास्टिक कर रही थी और उस बीच मुझे बार बार बैक में पेन होता था. आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड डाइट और मेरा वेट रिड्यूस हो रहा था. तो से आई ऑलवेज यूज टू हैव अ स्मॉल लम्प इन द लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट. तो मुझे लगता था कि शायद ऐसे ही है बिकॉज़ ये लोगों को पता नहीं होता है. आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पता चले कि फीमेल हो या मेल, अगर आपको बॉडी में कहीं भी कोई लम्प है जो पेनलेस है, सो यू हैव टू गेट इट चेक्ड, क्योंकि मोस्टली जो पेनलेस लम्प होते हैं वो ही कैंसरस होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हम ऐसे सोचते हैं ना कि पेन तो है ही नहीं, ठीक है कुछ भी होगा, ऐसे कुछ नहीं होता. आपकी बॉडी का एक सिस्टम होता है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो वो एक साइड पर कलेक्ट हो जाती है. सो मुझे ये लम्प काफ़ी टाइम से था. फिर बैक में पेन आना स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, मे बी कोई मसल है जो पुल हो गया होगा. पर ट्रीटमेंट के बाद पेन किलर्स लेने के बाद भी जब पेन ठीक नहीं हुआ, सो वन फाइन डे वी डिड अ एक्सरे. तो एक्सरे में कुछ थोड़ा सा आइडिया आया कि शायद कुछ अनयूजुअल है. सो इट वाज इन द स्पाइन. सो हमने पेट स्कैन किया तो लगा कि कुछ कैंसर है. सो स्टार्ट में तो ऐसा लगा था कि शायद स्टेज 2 है, बट स्टेज 2 भी मालूम होना बहुत बहुत भयानक होता है. इट वाज नॉट ईजी फॉर मी. मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को. फिर हमने बायोप्सी की तो पता चला कि इट वाज फ्रॉम ब्रेस्ट टू बोन्स. सो ऑलमोस्ट मैं स्टेज 4 पर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी एनर्जी ड्रेन आउट होती थी. मैं खाना खा लिया, मुझे नींद आ रही है, फिर मैंने जिम करके आई, फिर मैं सो गई, फिर मैं वापस रात को नाश्ता किया, मैं फिर सो गई. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, आपको भूख बार बार लग रही है और आपकी बॉडी में वो असर दिख नहीं रहा है. आप सोते हो, जितना हम सोते हैं उतना कैंसर बढ़ता है. स्पेशली जो कैंसर पेशेंट हैं उनकी हीलिंग जब होती है तो हीलिंग भी सोते वक्त होती है, और जब उनका कैंसर बढ़ता है वो भी सोते वक्त बढ़ता है. दैट्स सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए. बट ऐसा क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सच अ हार्ड टाइम. तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक लड़की को कि जिससे
हम इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर सकें कि हमारे को ब्रेस्ट कैंसर ना हो? सबसे पहले तो 25 की एज के बाद से हमें घर में हर लड़की को अपने ब्रेस्ट की खुद सेल्फ चेक करना चाहिए कि कहीं कोई लंप तो नहीं है। प्लस हमें अगर जल्दी पता चलता है तो जल्दी ट्रीटमेंट होता है और इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी नहीं होता है, जान भी बच जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप खाना क्या खाते हो। शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। शुगर है, वीट है और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। सो यू हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन और जिमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और किसी भी एक चीज़ का स्ट्रेस अगर हम दिन रात लेते हैं, सो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। सो वी हैव टू अवॉइड स्ट्रेस टेकिंग, जो नहीं होता, हम सभी स्ट्रेस लेते हैं। आई एम श्योर। तो ये एक्सपेंसिव भी रहा होगा बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर किसी को स्टेज 4 पे ब्रेस्ट कैंसर हो जाए या सेकंड के बाद भी, तो क्या है एक्सपेंस जो लोगों को ये बेयर करना पड़ता है? और या फिर गवर्नमेंट हमें कुछ फ्री इसमें ऑप्शंस होती हैं कि हम उस हॉस्पिटल में जाएं और हमारा फ्री इलाज हो? बिकॉज यू नो गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि वी सपोर्ट वुमेन। सो आई रियली वांट टू नो कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐसा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला या इंश्योरेंस की तरफ से मिला हो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कि जिसकी वजह से जो आपका कॉस्ट है वो ज़ीरो हो गया हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो सरकार की तरफ से एक 5 लाख रुपीज़ का सीएम फंड होता है जो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है, वो सिर्फ गरीब कैंसर पेशेंट्स के लिए है। तो अगर आप ट्राई करते हो तो आपको उस लेवल पे अपने पेपर्स सबमिट करने पड़ते हैं। प्लस कुछ फीमेल वो जो फैसिलिटी वो इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि आपको अपने बॉडी के उस पार्ट का फ़ोटो खींचकर वहाँ भेजना पड़ता है और वो फ़ोटो अक्सर 3 या 4 मेल जो वहाँ पर जो ये डिसाइड करते हैं कि इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो ये प्रोसीजर उनका होता है वो मोस्टली मेल होते हैं। तो फीमेल इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को कि हमारे किसी भी ऐसे पार्ट पर अगर कैंसर आ गया है उसका कैसे हम फ़ोटो खींचेंगे और कैसे उसको जाके हम बेचारी जो बहुत परेशान होती हैं शायद वो करती भी हैं, बट मैं ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं ले पाई क्योंकि इनका सिर्फ 5 लाख रुपीज़ का कॉम्पनसेशन या एक हेल्प है सरकार की तरफ से। और जैसे टाटा हॉस्पिटल का आप सभी जानते हैं, तो टाटा हॉस्पिटल में बहुत बेसिक इलाज होता है लोगों का। अगर आपको कैंसर है तो वो आपकी सर्जरी करके आपको घर भेज देते हैं उसी दिन। जबकि मेरी सर्जरी जो होनी थी उसके बाद में 3 दिन तक तो मुझे बेहोश रखा गया। तो दैट वाज द रीज़न मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में गई। प्लस मेरी एक कीमोथेरेपी का खर्चा, जो मैं स्टेज 4 पर थी एंड वी नेवर वांटेड टू टेक अ चांस, तो मेरी एक कीमोथेरेपी 4,50,000 की होती थी जिसकी मैंने 19 कीमोज करवाई। और उसके साथ मेरी सर्जरी हुई, रेडिएशन चला। सो हमने बेस्ट चीज़ें बॉम्बे में, इंडिया में ट्राई की कैंसर से बचने के लिए। वी वांटेड टू गो आउट ऑफ इंडिया बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम इस चीज़ को लेके प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि हम यहाँ रहें या इंडिया छोड़कर चले जाएं। कभी कहीं ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए कि कल को फॉरेन से बॉडी अगर लाश लानी पड़े, तो मतलब हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था। तो वी सेड के मरेंगे भी तो इंडिया में ही मरेंगे, जो भी होगा घर वालों के सामने ही होगा। सो दैट वाज द रीज़न। तो कहीं ना कहीं अगर जो मैं आज इस पूरे एक्सपीरियंस को जानती हूँ, तो लोग कहते हैं ना कि कैंसर से मर जाते हैं, तो कैंसर से कोई नहीं मरता। ये एक मिथ है आज की डेट में कि कैंसर से लोग मरते हैं। कैंसर का इलाज ना करवाने की वजह से लोग मरते हैं। अगर मैं स्टेज 4 में आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, चलकर आती हूँ जाती हूँ, स्पाइन में कैंसर था, एक हल्का सा पेन रहता है, लेकिन ये कि एक लाइफ नॉर्मलाइज हो चुकी है। ठीक है, 20-25 किलो वेट बढ़ गया है, स्टीरॉइड खाती रहती हूँ, सो लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। ये वो नॉर्मल नहीं है जो मेरा हमेशा नॉर्मल होता था। मैं जिम्नास्टिक करती थी, मैं 2-2 घंटे 2.5 घंटे जिम करती थी। सो लाइफ चलने तो लगी है मगर ये एक चेंज हो चुकी है थोड़ी। आपने बहुत
चैलेंज तो फेस किया, बट व्हेन यू सी अनदर वुमेन तो आपको उस पर कहीं ना कहीं तरस आता है, मे बी आई वुड से कि या आप उससे रिलेट कर पाते हैं। बट मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि आप उसमें भी कंट्रोवर्सी में ज़रूर फंस गई जब हिना खान के बारे में पता चला कि वो स्टेज 3 कैंसर में है। आपने बड़ी कंट्रोवर्सी करी कि नहीं, शी इज़ लाइंग, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए कोई झूठ बोलेगा भी। बाहर से जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है कि हिना को स्टेज 3 कैंसर हुआ। स्टेज 3 कैंसर प्लस ट्रिपल नेगेटिव, तो ये बहुत मुश्किल होता है। 1 साल के पहले उन्होंने रोज़ा रख लिया, उन्होंने उम्रा कर लिया। आज मेरे 2.5 साल होने जा रहे हैं और मैं रोज़ा नहीं रख पाती हूँ। तो अगर मैं स्टेज 3 पर होती तो शायद मैं नहीं कर पाती, जबकि मैं स्टेज 4 पर हूँ, 2.5 साल होने के बावजूद नहीं कर पा रही हूँ। अगर लोग ये कहते हैं कि वो शेर खान है, तो भाई बीमारी में कोई शेर नहीं होता। बीमारी में हमारी सबकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। मेरा और उसका डॉक्टर सेम रहा है, मेरा उसका हॉस्पिटल सेम रहा है, क्योंकि डॉक्टर मंदार नाटकर्णी इज़ वेरी फेमस डॉक्टर फ्रॉम कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो जब उसी दौरान मैं भी एडमिट होती थी और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी डेट्स मैच हो जाती थी, तो हमें पता चल जाता था कि मैं भी वार्ड में हूँ और हिना भी आई हुई है। तो नर्सेज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, असिस्टेंट डॉक्टर्स भी सेम आ रहे थे। तो मुझे वहाँ से पता चला कि इनको स्टेज 2 है, और मैं काफ़ी दिन से देख रही थी कि इनका स्टेज 3 की रिपोर्ट आ रही है, मगर डॉक्टर्स बता रहे हैं 3 है। डॉक्टर्स 3 बता रही है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2 है। सो आई वॉज गेटिंग डिप्रेस कि लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप वॉक करके बता रही हो, आप चल रही हो, और दूसरे पेशेंट बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप दूसरों को क्या मैसेज दे रहे हो। एज एन एक्टर आप ये बताना चाहते हो कि हम बहुत एक्टिव हो सकते हैं, हम बहुत नॉर्मल रह सकते हैं, क्योंकि हम एक्टर हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें कैंसर होता है तो बिस्तर पर पड़े रहते हैं। सो ये ठीक नहीं होता, ये गलत मैसेज है। एज अ कैंसर सर्वाइवर या एज अ कैंसर पेशेंट दूसरे लोग ये सोचेंगे कि अरे हिना के पास तो बहुत पैसा है, इससे तो अच्छा वाला इलाज कराया होगा। तो बैक टू वर्क आल्सो, आई थिंक शी हैज गॉटन मेनी तो ऑफर्स। जो नॉर्मल लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि इसके पास तो पैसा है, इसने कोई अलग इंजेक्शन लिया होगा। सॉरी टू से कि कैंसर की सब सेम ही इंजेक्शंस होते हैं। ये है कि कुछ लोग लगवाते हैं, कुछ लोग नहीं लगवा पाते हैं। उसकी टैबलेट्स आती हैं, उसका इंडियन प्रोडक्ट आता है जो सस्ता होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते या ये नहीं बोल सकते कि वो एक्टर है तो उसने महंगा इंजेक्शन लगाया तो वो जिंदा बच गई, हमसे पहले रिकवर कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेज 3 वाले पेशेंट्स ऑलमोस्ट सेम जगह पर रहते हैं और सेम उनको मेडिसिन मिलती है। तो ऐसा कमाल नहीं होता। ऐसा चमत्कार अगर उनके पास है तो मैं तो आज भी तुम्हारे थ्रू कहूँगी कि जो चमत्कार उनको मिल गया है, प्लीज़ दुनिया के साथ शेयर कीजिए, वो चमत्कार बताइए। So, इतनी कंट्रोवर्सी अगर आपने कर दी तो उनकी टीम ने, उन्होंने कभी आपको कनेक्ट नहीं किया कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दी? क्लैरिफिकेशन कहाँ से देंगे, क्योंकि मैंने उनकी रिपोर्ट पोस्ट कर दी थी। मुझे इतना ट्रोल किया गया। इनफैक्ट अंकिता लोखंडे ने आके मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया और जाके चीप और घटिया मुझे कहा, तो वहाँ से मेरी ट्रोलिंग भी स्टार्ट हुई। उसके बाद राखी सावंत के बाद चाहत खन्ना, सब लाइन से सारी टीवी वाली आ गई सपोर्ट करते हुए हिना को कि नहीं वो तो बिल्कुल सच बोल रही है। तो आई वॉज वेरी एंग्री कि ये सब मतलब फिल्मी तुम जो भी दिखाते हो वहाँ तक ठीक है। मोर फेमस, इस वजह से उन्होंने उसको सपोर्ट किया। मे बी इनसाइडर्स कनेक्शन ऑलवेज वर्क्स, राइट। तो उनके तो अपने कनेक्शंस रहते ही हैं, टीवी वाले और बिग बॉस वाले। सो आप कहना चाहती हैं कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, कि लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और दे सपोर्ट देम, और जो आउटसाइडर्स में भी हैं उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। और बिल्कुल मतलब मुझे किसी भी एक्टर ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ एक ही एक्ट्रेस थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, जो उनके साथ बिग बॉस में थी, तो शिवांगी
आथरे। सो उनका मुझे मैसेज आया, 2-3 और टीवी एक्ट्रेसेस का मैसेज आया कि रोज़िन तुम बिल्कुल सही कर रही हो, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। फाइनली मैंने गुस्से में आके उनकी रिपोर्ट पोस्ट कर दी। अभिना ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर मैं डायरेक्ट अटैक करती हूँ तो रोजलिन के पास रिपोर्ट है। टिल डेट वो कुछ नहीं बोल रही हैं क्योंकि उनकी टोटल रिपोर्ट्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप क्यों ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हो इस चीज़ पर। सो डॉक्टर ने भी मुझे अवॉइड किया क्योंकि मैं उनको आज भी मिलती हूँ, मेरा वही डॉक्टर है। आज मैं जाती हूँ, आज क्योंकि अरे छोड़ो इस चीज़ की कंट्रोवर्सी नहीं, उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है तुम अगर ये कर रही हो तो इससे कुछ लोगों को तो ये होगा कि ठीक है ये बीमारी में टाइम लगता है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि हिना तो ठीक हो गई, हम नहीं होते। इनफैक्ट मेरे एक और डॉक्टर हैं जो मुझे नानावती हॉस्पिटल से आजकल मैं नानावती हॉस्पिटल जाती हूँ तो जब भी उनसे बात होती है, ही इज़ ऑल्सो वेरी सीनियर डॉक्टर, सो ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि ठीक है तुमने सही किया कि लोगों को ये बताया कि ऐसा कोई नया इंजेक्शन नहीं होता और ऐसा कोई सेलिब्रिटी फैक्टर नहीं होता कि सेलिब्रिटी जल्दी ठीक होता है, आम आदमी ठीक नहीं हो सकता। इट्स ऑल इक्वल फॉर एवरीवन। सो आप तो देख ही रहे हो आजकल वो, सो शी इज़ ऑलवेज देयर कि जब भी कोई बात होती है तो शी इज़ देयर ऑन द कैंसर सर्वाइवर्स, उनके सपोर्ट में भी रहती है। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं इनको कुछ पता होगा जिसकी वजह से ऐसी कंट्रोवर्सी हुई। हम बात करते हैं, आई एम श्योर आपने बहुत पॉडकास्ट में बात करी है कैंसर को लेके, बट हम थोड़ा सा इस बार हट के भी बात करेंगे, वुमेन ओरिएंटेड बातें करेंगे। किस तरीके से महिलाओं को बीइंग अ वुमेन आगे बढ़ना चाहिए? क्या एक ऐसी एजुकेशन है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को देनी चाहिए? सी हमारा देश सभ्यता और हमारे देश में एक रिलीजियस चीज़ें हैं तो वो बचपन से लड़कियों को सिखाना ज़रूरी है। गुड टच बैड टच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और उन्हें एजुकेशन की तरफ जितना आप ले जा सकते हैं। मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि कुछ फैमिलीज़ में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, बहुत कम पढ़ाया जाता है, बॉयज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो यू हैव टू ऑलवेज़ गिव देम सच एजुकेशन जहाँ उनको बताएं कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और आज के बदलते हुए दौर में अगर हमारी लड़कियाँ किसी से पीछे रह जाएंगी तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। और बट देयर आर पीपल जहाँ पे बहुत सारे आचार्य जी आ गए और अभी लेटेस्ट अनिरुद्ध आचार्य जी ने बोला है कि जो लड़की 25 साल की हो जाती है वो कहीं जगहों पे यूज़ होके आती है। इस तरीके से आबद्ध टिप्पणी देना महिलाओं को लेके, हाउ यू टेक दिस? सी सबसे पहली बात तो ना कि उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आजकल उन पर बहुत मीम्स बनते हैं, उसी बात से आपको समझ आता है। वो अजीब अजीब से सवाल करते हैं, उनके रिप्लाई भी ऐसे ही होते हैं। और सबसे पहले ये कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो भी किसी औरत से जन्मे हैं। तो एक औरत की लाइफ की जर्नी के बारे में आप नहीं बोल सकते कि वो कब कहाँ इमोशनल हुई। ऐसे लड़कियों को आप जिस तरह से आप बोल रहे हो कि वो 100 जगह मुंह मार कर आती हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो आप किसकी लाइफ में क्या है, क्या इमोशंस हैं, कौन सी लड़की कहाँ से होकर गुजरी है। आज हर वो लड़की जो छोटे कपड़े पहनती है वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। ये तो बहुत ही गलत चीज़ हुई, खास करके ऐसे देश में जहाँ हमारी महिलाओं को बहुत इज्जत दी गई है। हमने देवी हमारी जितनी भी लक्ष्मी देवी हैं, पार्वती देवी हैं, हम उन्हें पूजते हैं। वहाँ पर कोई भगवान को मानने वाला एक आचार्य ऐसे कहता है कि आजकल की लड़कियाँ 100 जगह मुंह मार के आती हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। आई थिंक उन्हें औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह की जो उन्होंने बात की है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनकी अगर कोई वो शादीशुदा होंगे तो उनकी बीवी इस बात को सोचकर, क्या पता नहीं उनकी दिमाग पर क्या गुजरी होगी, उनकी माँ क्या सोच रही होंगी कि एक औरत के बारे में एक आदमी इतनी गिरी हुई सोच भी रख सकता है। देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स मैंने देखा है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या आचार्य हैं, वो सब इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड यू आर सो आउटस्पोकन, मतलब आप बोल्ड हो, आप महिलाओं के बारे में बात करना शुरू हो चुके। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? पॉलिटिक्स से मैंने पॉलिटिक्स का एक सही टाइम होता है। सो मैं अभी सोच रही हूँ, शायद हो सकता है कि आप बहुत जल्दी देखेंगे मुझे कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हुए। अगर मैं कुछ करती भी हूँ तो डेफिनेटली बीजेपी में तो मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि बीजेपी में जगह नहीं है, इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों?
बीजेपी में आपने देखा है कि कोई महिलाओं के लिए कोई ऐसी पार्टी में कोई अलग से सेक्शन नहीं बनाया गया है। आज तक मैंने नहीं देखा कि उनका कोई भी उनका कोई मिनिस्टर हो या उनका कोई इस तरह का बंदा है जो औरतों को बहुत इज्जत देता हो। मैंने तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिसके बाद मुझे डर सा लगता है कि पता नहीं औरतों के लिए वहाँ क्या जगह होगी या नहीं होगी। सो इन दैट केस मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको यू सपोर्ट कांग्रेस इन दिस वे। मैं हमेशा से गांधी भक्त रही हूँ। मैंने गांधी जी को बचपन से पढ़ा है, और आज अगर हम ये कहते हैं कि आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें गांधी जी की इमेज पर भी दाग लगाने की कोशिश की गई है। और एक इंसान जिसका नाम है बोल दूँ अच्छा ठीक है। हाँ, मैं गांधी जी के आज जो हमारी फॉरेन की कंट्रीज़ हैं 18 या 20 कंट्रीज़ में उनके आज भी स्टैचू बनाए गए हैं, तो उस बंदे ने कुछ तो किया होगा। आज सिर्फ हम महात्मा नहीं कहते, अफ्रीका में उनको महात्मा कहा गया है। उनका जो नाम दिया गया है वो इंडिया ने नहीं दिया। जो उनके उसूल हैं, जो वो हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल सामने ले आते थे। उन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, लेकिन कभी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन लेनी नहीं चाहिए, जबकि आप जानते हो कि उनके पीछे इतना क्राउड चलता था कि चाहे वो नेहरू हो या कोई और हो, किसी के पीछे उतनी पब्लिक पागल नहीं थी जो आज भी पागल है। सो मुझे लगता है कि गांधी जी ने जो एक पार्टी बनाई थी, जो पार्टी को सपोर्ट किया था, कहीं ना कहीं वो पार्टी आज भी हमारे देश में ये जो आज़ादी लाई है, जो एक नींव रखी है, उसी पार्टी ने रखी। तो चाहे वो जीते चाहे वो हारे, मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती हूँ। सो आई कैन सी कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग एवरीवेयर, वो सबका मसीहा बन चुके हैं अभी, और मतलब वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ट्रोल ज़रूर किया जाता था, लेकिन जिस तरीके से अब जो पॉजिटिविटी उनमें आई है, जिस तरीके से लोग उनको देख रहे हैं काम करते हुए, सो आप उससे भी सहमत हैं और उनको सपोर्ट करती हैं? मुझे लगता है ना कि राहुल गांधी की इमेज ख़राब की गई थी। जो हमने सबने सुना था पप्पू पप्पू करके इमेज जो ख़राब की गई थी, उसे बहुत वक्त लगा, लेकिन उन्होंने उस इमेज को तोड़ के जो एक नई इमेज बनाई है, ही इज़ कम अप एज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन राइट नाउ। और जो यूथ है वो उनको रिलेट करने लगा है, जैसे कि आज मैं भी रिलेट करती हूँ, तुम भी रिलेट करती हो। और जो एक सेक्शन है जो कम पढ़ा लिखा है, शायद वो रिलीजन धर्म में फंसा हुआ है आज भी, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना फ्यूचर देखते हैं, जो आने वाला इस देश का आने वाला फ्यूचर जो है वो हमें कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी में दिखाई देता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन मैटर्स, वो बहुत मैटर करती है। सो इन शॉर्ट एक नई कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक चाय वाला है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपका कहना ये है कि वो जीत रहे हैं चुनाव, बट दैट्स फॉर अ टाइम बीइंग, आने वाला समय जो यूथ है उनसे नहीं कनेक्ट कर पाएगा? और मुझे नहीं लग रहा कि यूथ उनसे कनेक्ट कर पा रहा है। वो चाय वाले थे, एंड इट्स अ गुड थिंग कि आज उन्होंने ये एक चीज़ साबित की कि अगर आप रास्ते पर चाय बनाते हो तो यू कैन ऑलवेज बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। एक कहीं ना कहीं होप स्टोरी है। लेकिन एक चाय वाला अगर उस लेवल पर आता है तो उसे बहुत कुछ झेला भी होगा, बहुत कुछ गड़बड़ भी की होगी। सो एक छोटी सी ज़िंदगी होती है हमारी 50-60 साल की, उसमें चाय बेचते बेचते अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो तो आपने बहुत कुछ ऊपर नीचे किया होगा, और तब कहीं जाके आप वहाँ पहुँचे होंगे। आप सोचिए 70 साल से इस देश में कांग्रेस पार्टी है, उसी के घर की चौथी पीढ़ी जो राहुल गांधी है, उसे पीएम बनने के लिए आज पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और एक चाय वाला दो बड़े मजबूत इंडस्ट्रियलिस्ट के कंधे पे बैठता है और सीधे पीएम की सीट पर चला जाता है। तो ये तो देखिए, हालांकि मैं जानती हूँ कि इस बात पर मैं काफ़ी गालियाँ खाऊंगी, लेकिन जो मैं बाहर से देख रही हूँ मुझे यही लगता है कि हर चीज़ जब हमारे देश में गिरती है तो वो सीधे अदानी अंबानी की झोली में जाती है।
सो आप महिलाओं की बात कर रहे हो और आपने ये भी बात करी कि किस तरीके से महिला बीजेपी में नहीं रिप्रेजेंट कर पाती हैं, और स्मृति ईरानी को इतना बड़ा ओहदा मिला, उन्होंने कंगना रनौत एक अच्छी एक्ट्रेस को भी पार्लियामेंट में जिता के बिठा दिया है, और वहीं कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी है वहाँ पर। तो किस तरीके से आप इन तीनों महिलाओं को डिफ्रेंशिएट करते हैं? और लॉट ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर देयर, बट किसकी आवाज़ मजबूत है? ज़रूरी नहीं होता कि जो ज़ोर से चिल्लाए उसकी आवाज़ आखिर तक पहुँचे। कुछ लोग चुप रह कर काम करके निकलते हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी, शी इज़ एजुकेटेड, शी नोज़ हाउ टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक। वही जब आप देखते हो स्मृति ईरानी की स्पीच आप देखिए, और आप कंगना रनावत की बात करने का तरीका देखिए, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो थोड़ी सी अपने आप को उस लेवल पर रेडी कीजिए। आप बेसिक से काम कीजिए। जब आप शॉर्टकट लेके अचानक से पीएम आप एमपी बन जाते हो तो आपको लगता है कि अरे ये नाली और ये नदी और नाली की बात मेरे से क्यों की जा रही है। भाई, अगर कोई गरीब इंसान आप तक पहुंच गया है, छोटी मोटी आपको चीज़ें बता रहा है कि मेरी छत टूटी हुई है, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है। आप छोटे मोटे काम कराने से आपकी कोई इमेज नीचे नहीं गिर जाएगी, आपकी पोजीशन नीचे नहीं आ जाएगी। इनफैक्ट आपके बोलने पे वो काम बहुत इजीली हो जाएगा। सो अगर कोई ये कहता है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ छोटे छोटे काम करने के लिए, नहीं तो आप बड़ा कौन सा काम करना चाहती हैं? आपको पता होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट कंगना रनावत। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। आई थिंक उन्होंने जो ये पॉलिटिक्स का रास्ता पकड़ा है बिकॉज उनको पूरी इंडस्ट्री ने बाहर निकाला है। बिकॉज शी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ग्रुपिज्म, सो शी यूज टू रेज हर वॉइस। तो जहाँ उन्होंने अपनी धीरे धीरे आवाज़ रेस करना शुरू की तो पूरी कंट्री ने उन्हें देखा कि आज वो अकेली बंदी पूरी इंडस्ट्री में लड़ाई कर रही है। और धीरे धीरे उनको इंडस्ट्री के जो रोल मिलते थे वो सब बंद किए गए, और जितने भी बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने काम करना बंद किया। फाइनली कंगना रनावत प्रोड्यूसर बनी, फिर उन्होंने फिर काम किया। तो एक औरत को जब बाहर निकाला जाता है तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर वो थोड़ा सा काम करती हैं तो वो एक अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती हैं, लेकिन उनको हम प्रियंका के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियंका ने बचपन से पॉलिटिक्स देखी है और वो उसे बहुत इजी हैंडल करती हैं। वैसे ही स्मृति ईरानी को भी आपने देखा है, एक बार अचानक से जीत गई, फिर वहीं उनको किसी ने बहुत बुरी तरह पटका और दौड़ के वो वापस गई, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नज़र आने वाली है। और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ही कंगना की एंट्री हुई तो स्मृति की एग्जिट हो गई। एक कॉम्पिटिटर्स हैं दोनों। मैं तो मतलब दोनों ही मोदी के फेवरेट है। मोदी जी के आई थिंक मोदी जी की दोनों ही फेवरेट रही हैं, मगर कोई ना कोई तो अंदरूनी कंपटीशन रहा होगा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आप क्योंकि इतने एक्टिव हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है और आप बात कर रहे हैं कि लेटेस्ट मुद्दों पे रादर देन टॉकिंग अबाउट जस्ट बॉलीवुड गॉसिप्स और समथिंग लाइक दैट, तो मैं अभी एक रीसेंट चल रहा है कि एसएससी के पेपर्स भी लीक हो रहे हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं और आप नॉलेज रखती हैं। तो इन तरीके के जिस तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं, किस तरीके से जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब गरीब लोग हैं, उन पे क्या असर आ रहा है और कितना कॉम्पिटिटिव हो चुका है ये सब? आपने देखा होगा कि मोस्टली ना छोटे छोटे शहरों के जो बहुत डिफ़िकल्टी में बच्चे रहते हैं वही हमेशा स्कॉलर्स रहते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है उनको, वो टॉप करते हैं, हर फील्ड में टॉप करते हैं। तो आज ये जो पेपर लीक होते हैं इसमें कहीं ना कहीं पैसे वाले जो बच्चे होते हैं उन तक पेपर पहुंचाए जाते हैं या उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, उनके लिए एक शॉर्टकट हो जाता है। तो आज हमारे देश में जो गरीब युवा है जो सिर्फ अपनी टैलेंट के दम पे आगे आता था, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब किसी के पास लीक पेपर है वो जाके अपना लिख के चला आएगा, और जिसने बेचारे ने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं बेचारा वैसे ही रह जाएगा। सिर्फ बचपन में मैंने बहुत चीटिंग की है, अब तो मज़ा आ जाता था, चलो 10 मार्क का पेपर हमने कॉपी किया, चलो
थोड़े मार्क्स बढ़ गए, मगर यहाँ तो पूरा का पूरा पेपर आउट हो जाता है और सरकार भी कहीं ना कहीं मिली हुई है, सारे जो टीचर्स हैं वो भी मिले होते हैं, कई बार जो पेपर सेट करते हैं उनकी भी मिली भुगत होती है। तो ये बहुत ही ख़राब सिनेरियो में हम आ चुके हैं। पता नहीं कौन कौन से ऐसे फेक डिग्री वाले डॉक्टर्स आ जाएंगे, ऐसे फेक डिग्री वाले ऑफिसर्स आ जाएंगे, जज बन जाएंगे या लॉयर बन जाएंगे, तो पूरी ज़िंदगी चीट करेंगे। तो हमारे इंडिया का जो पूरा नींव है वो हिल चुका है। That's true. बैक टू व्हाट यू आर, एक ग्लैमरस गर्ल जो कि बॉलीवुड टीवी स्टार रही हैं, किस तरीके से, और मैंने देखा आप कंट्रोवर्सीज में तो एक हमेशा रही हैं कि ये जो कंट्रोवर्सीज का कॉन्सेप्ट है वो क्या आपको बिग बॉस में ले जाएगा? मैंने सुना है कि आप बिग बॉस में भी जाना चाहती थी और सलमान खान को लेके आपने कहीं ना कहीं जो उनका बीइंग ह्यूमन और जिस तरीके के इंसान वो हैं उनके अगेंस्ट ही बोला है। तो आपको लगता है कि इतना अगेंस्ट बोलने के बाद आपको बिग बॉस में एंट्री कभी मिलेगी? मेरे लिए बिग बॉस कभी भी टारगेट नहीं था। आई हैव अ बिग कैनवस। मैं हमेशा ये नहीं सोचती कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम पूरे देश वाले क्या सोचते होंगे। आपको बताया ना, पूरा देश जानता है कि ये बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ पावर चलता है, फेवरेटिज्म चलता है। एक्टर अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को कभी बिग बॉस में चांस देते हैं तो कभी मूवीज़ में चांस देते हैं, और इस सबका सबसे बड़ा जो नाम है वो है सलमान खान। उनकी हर गर्लफ्रेंड को आप देखिएगा कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है। कभी म्यूज़िक वीडियो कर रही है, कोई फिल्म कर रही है, कोई बिग बॉस कर रही है। सो ये 4-5 ऐसे बड़े एक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, और ये एक सच्ची बात है। विवेक ओबरॉय को आपने देखा है कैसे बाहर निकाला गया। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा वॉज ऑल्सो थ्रोन आउट, उनको भी बाहर निकाला गया है बिकॉज़ शी वाज द टॉप एक्ट्रेस। मतलब हाँ, उन्होंने तो इतने अच्छी मूवीज करी हैं, उसके बाद उनको कौन निकाल सकता है? उनका अफेयर एक बड़े एक्टर के साथ हो गया था, तो उस एक्टर की वाइफ ने हर जगह फ़ोन करके इस अच्छी खासी टैलेंटेड एक्ट्रेस को छोटे छोटे रोल करवाए पहले, और फिर अचानक से उनको बाहर निकाल दिया गया। ये बड़े एक्टर का नाम पता चलता है? SRK। क्या बात कर रही हैं? हाँ, उनके साथ अफेयर था और ये चीज़ हुई है। इनफैक्ट ये चीज़ों के बारे में लोग खुलकर नहीं बताते, मगर कहीं कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उनको इंडस्ट्री से कैसे निकाला गया। आप वो क्लिप ढूंढिएगा, आपको पता चलेगा। सो मतलब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनको क्विट करना पड़ सकता है बॉलीवुड में। अगर आपने इन बड़ी कुछ लोग हैं, अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनकी चमचागिरी नहीं की, तो आपको अच्छा चांस नहीं मिलता। सुशांत सिंह के साथ भी ऐसे ही हुआ था। आपको पता होगा सुशांत सिंह की एक फिल्म रिलीज़ पर थी और सलमान खान की एक फिल्म रिलीज़ पर थी। तो जो सुशांत की थी उस फिल्म को OTT पर डाला गया और सलमान की फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई, क्योंकि दोनों फिल्म के सेम कॉन्सेप्ट थे। सुशांत सिंह की आपने जस्ट बात करी एंड बहुत ही एक हर्ड अब वो चैप्टर अभी रह गया है कि ये जानना कि वो एक डिप्रेशन से उनकी डेथ हुई है या उन्होंने कोई पिल्स खा ली थी। अभी तक आई थिंक कुछ ना कुछ उनके बारे में ऐसी न्यूज़ चलती रही है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उनका। तो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में जब आपको काम नहीं मिलता, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट भी होते, तो आप डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर सकते हो? नहीं, सुशांत वॉज डूइंग वेरी वेल। तो जो वो हमेशा टीवी करके आए हैं, तो एक इंसान बहुत मजबूत होता है। जो एक्टर होता है इस लेवल का एक्टर, वो टूटता नहीं। उसे पता है कि आज 2-4 फ्लॉप भी हो गई तो मैं कल कर लूँगा, अपना काम उनको आता है। सो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई आत्महत्या की है जो हम सब ने न्यूज़ देखी। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोगों के नाम आए थे। आपको भी पता होगा कि कुछ CCTV फुटेज वहाँ की गायब की गई है, जिसमें शायद महाराष्ट्र से ही कुछ पॉलिटिशियंस थे जिनके नाम आए थे कि शायद लास्ट उन्होंने विजिट किया था। और सुशांत के क्योंकि कोई सपोर्टर भी नहीं था। जैसे कि आपको पता है कि जो अच्छा एक्टर होता है, जो जम के किसी की भी बैंड बजा देता है या फिर थ्रेट होता है जो अपने टैलेंट की वजह से, तो उसको इंडस्ट्री कभी सपोर्ट नहीं करती। तो अगर चाहते तो कुछ बड़े एक्टर सपोर्ट करते तो वो सब चीज़ें खुल कर आती और पता चलता कि वो एक सुसाइड नहीं थी, वो एक मर्डर था। तो सबको डर लगता होगा कहीं ना कहीं। आपको ये डर कभी नहीं लगा कि जिस तरीके से आपको ये इतना सब झेलना पड़ा है मुझसे और फिर इंडस्ट्री का बिल्कुल सपोर्ट नहीं, तो वो किस तरीके से कमबैक किया आपने?
और सी जब आप ना डेथ्स देख कर आते हो ना, जब आपको पता होता है कि अब तो मरने वाले हैं, और उसके बाद जब आप लौट के आते हो ना, तो आपको लगता है कि यार इतनी तो ज़िंदगी, अब क्या किस किस की बात सुन के जीना, जो मन कर रहा है वो बोल दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा। तो मैं वैसे भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल नहीं करती। मुझे पता है कि मेरे सोशल मीडिया से मेरा काम हो जाता है, मुझे कोई ब्रांड मिलना है तो वहाँ से मिलता है। इनफैक्ट मैं अच्छे खासे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज़ भी प्रमोट करती हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा सेक्शन है जो किसी की चमचागिरी ना भी करो तब भी वो आपके साथ काम करते हैं, और ब्रांड्स हो, प्रोडक्शन हाउसेस हो, तो ये इस तरह के अभी भी अच्छे लोग हैं जिनको टैलेंट की ज़रूरत है, जो ये नहीं देखते कि मैं किसकी चमची हूँ या कौन मेरा सपोर्टर है, कौन मेरा गॉडफादर है। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, और सोशल मीडिया इतना बड़े लेवल पर आज फैल चुका है, और जो यूट्यूबर्स हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं उनको देखती हूँ, मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया फिर भी ये सच बोलते हैं, बड़े बड़े पंगे ले लेते हैं। तो मैं तो बहुत कुछ करके बैठी हूँ, और मैं इस इंडस्ट्री को इतनी इन एंड आउट जानकर बैठी हूँ कि ये मेरे साथ में क्या मेरे मुंह लगेंगे। एक तरह से होता है ना कि खुद ही भाग जाएंगे, इनको पता है कि इनकी पोलें खोल दूंगी मैं। तो बहुत फूले हैं इनके पास, बट ऐसा कोई एक ऐसा इंसान या आपका फैमिली मेंबर या फिर कोई इंडस्ट्री से जिसने आपको टफ टाइम में सपोर्ट किया हो, एंड यू वांट टू थैंक हिम? मुझे लगता है कि मुझे एक टाइम था जब रणदीप हुडा काफ़ी सपोर्ट करते थे। उनकी मैनेजर, मेरी मैनेजर सेम थी, बट ये जो कैंसर वाला एपिसोड मेरी लाइफ में आया, तो हाफ द ये होता है ना कि आपके आसपास के लोग होते हैं, उनको लगता है अब ये ख़त्म, द चैप्टर इज़ ओवर, तो उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया। और मैं भी थोड़ी खुददार हूँ, मुझे लगा कि अगर सामने से फ़ोन नहीं आ रहा है, मैंने एक बार हाय हेलो भेजा, रिप्लाई नहीं आया, तो मैं समझ गई कि इन लोगों को शायद हो सकता है ये लग रहा होगा कि कहीं मैं फाइनेंशियल सपोर्ट ना मांग लूँ या मैं कुछ और ना बोल दूँ, तो लोग भाग गए। और मुझे हंसी आने लगी। मैं अब आज ये सोचती हूँ कि अब दोबारा जब वो कहीं मुझे रेड कारपेट पर मिलेंगे तो मुझे देखकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ मैं। सो फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको किसी ने किया ड्यूरिंग योर कीमोज, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी उस टाइम पे? मैं अच्छा खासा काम कर रही थी जब ये कैंसर डायग्नोस हुआ। सो मैंने अपने फाइनेंस काफ़ी सेट किए हुए थे, तो मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा। बट येस, मेरी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की फाइनेंशियली। सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपको जो कभी ड्रंक डायल हो गया हो कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो रात को बैठ के कुछ ऐसा, और आपने किसी को कॉल कर दिया और सुना दिया हो? ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हुआ। मैंने बहुत लोगों के साथ किया ऐसा। मेरी कुछ पीआर टीम है, उनके साथ मैंने किया। मैंने कुछ 2-3 डॉक्टर्स हैं, उनकी मैंने क्लास लगा दी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे इतना इनह्यूमन कैसे हो सकते हो। तो मैंने कुछ लोगों की क्लास लगाई, और फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये तो मेरे हार्मोन्स का टेंशन है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। So that was controllable, right? Yes, that was controllable. जो ये फेम का सबसे बड़ा डार्क साइड क्या है? बिकॉज एक फेमस पर्सनालिटी होना, आप उस ऑरा को बहुत टाइम तक कहीं बार कैरी नहीं कर पाते, तो उसकी डार्क साइड्स हैं क्या? डेफिनेटली अगर आप रेड कारपेट पे जाते हो और आपको देख के सारे कैमरे बंद हो जाएं, तो उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा तो मुझे ऐसे कभी कभी ना ऐसे ख्वाब आते हैं, मैं डरती हूँ कि कहीं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं रेड कारपेट पे गई और किसी ने मेरा फ़ोटो ही नहीं खींचा, तो मैं क्या करूँगी। तो वो एक कभी कभी फोबिया होता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं गए हो और लोगों ने आपको पहचाना नहीं, आपका फ़ोटो नहीं खींचा, तो अपने आप में ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई, कि हमने काम नहीं किया था क्या। तो जो आपका ग्लैमरस पार्ट रहा, तो उसको आप मिस करते हो कई बार? क्योंकि मैंने बहुत पुट ऑन किया, मैंने वेट। इनफैक्ट मैं बहुत ट्रोल होती हूँ आजकल भी। लोग मुझे बोलते हैं कि कैसी दिखती थी, अब कैसे दिखती है। सो मैं बहुत ज़्यादा लुक्स मेरे लिए मैटर करते थे। मतलब मैं अपने घर में कहती थी कि अगर मेरा 2 किलो वज़न भी बढ़ा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आई वॉज दैट स्ट्रिक्ट अबाउट माई डाइट एंड अबाउट माई आउटर
अपीयरेंस जो था। सो देयर वाज अ टाइम जब मैं पूरी गंजू हुई थी, मेरे पूरे बाल गए थे। सो वो फेज़ भी मैंने देखा। जो अभी मैं दिख रही हूँ इससे भी 10 केजीज़ और अप थी। उठना बैठना, वॉशरूम कैसे जाऊँगी, एक हेल्प लगती थी। तो वो टाइम देखने के बाद आज जहाँ मैं पहुँची हूँ, मैं इसमें भी खुश हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ का एक फ़ेज़ होता है, आप बच्चे होते हो, बड़े होते हो, आप सुंदर लगते हो, फिर कभी कोई बीमारी आ जाती है, आपके लुक्स चले जाते हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड ऑलवेज कीप ग्रोइंग एंड एक्सेप्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो ये हम सबकी लाइफ में ये फेज़ आता है और ये आता I'm sure, और रहेगा। ये बात तो जो इन्होंने एक मैसेज दिया है ना कि हर चीज़ फेस करनी पड़ती है, उससे बाहर आना आप पे ही डिपेंड करता है। हाँ, अगर मैं नेगेटिव होती ना तो शायद मैं कभी ठीक नहीं होती। सबसे पहला फंडा कैंसर से निकलने का होता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे आप अपने ये जो मशीन है, हमारी पूरी मशीन, जिसमें एक छोटा सा दिमाग है, उसमें आप एक बटन होता है पॉजिटिव होने का और एक नेगेटिव होने का। जैसे आप नेगेटिव होते हो तो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। ये चीज़ों पर आज मैं ध्यान देती हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, पहले ऐसा लगता था ठीक है इस पे गुस्सा कर लिया, उस पे गुस्सा कर लिया, लेकिन जब हम दूसरों पर गुस्सा करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं। सो आज अगर मैं हील करके वापस आई हूँ, क्योंकि मैं हर दिन जब दवा लेती थी, कीमो लेती थी, तो बस ये सोच के लेती थी कि ये अंदर जाएगी और ये मुझे ठीक करके बाहर आएगी। सो दैट वाज द पॉजिटिविटी जिसने मुझे जल्दी हील कराया। मोस्टली स्टेज 4 से कुछ लोग कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, तो वो नहीं वापस लौट के आते हैं। तो कभी खुद से कोई शिकायत रही है उस दिन आपको? मुझे ये शिकायत रही कि मैंने शायद कई चीज़ों पे ओवर रिएक्ट किया, और मैंने ज़िंदगी को देर से शुरू किया। तो अब मुझे लगता है कि जो मैंने अब ये जो पिकअप पकड़ा है, ये बहुत रिहाना फास्ट 2 है। हाँ, रिहाना 2 में आप क्या देखती हैं? मैं अब देखती हूँ कि मैं बहुत सारी चेंजेस लाने वाली हूँ। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करूँ, चाहे मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करूँगी, तो भी मैं अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी, या अगर कल को मैं पॉलिटिक्स जॉइन करती हूँ तो वहाँ भी मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगी। बिकॉज़ वो एक सुना होगा ना, एक फ्रेज़ मैंने सुना था बचपन में कि जो लोग सर पे कफ़न बांध के निकलते हैं ना, वो फिर अपनी लाइफ में कुछ भी कर जाते हैं, फिर वो नहीं डरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मौत आ जाएगी, वो तो वैसे ही आनी है। तो इट्स लाइक अगर आपका टाइम टिक टिक कर रहा है तो मेरा एक स्टेप आगे जाता है। मैं आपका 1 सेकंड होता है, मेरा 2 हो जाता है। मुझे लगता है यार इस मिनट में मैंने कुछ काम नहीं किया, लाओ कुछ कर लिया जाए। तो आई कैन सी जो रिहाना 2 है वो बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो चुकी है। हाँ। मतलब बोल्ड हो चुकी है और भी ज़्यादा डेयरिंग हो चुकी है, क्योंकि मौत का डर नहीं है, राइट? और प्लस मैंने कुछ लोगों को सच बोलकर ग्रो होते हुए देखा। आज का जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हो गया। एक होता था ना कि हम पॉलिश करते थे, बटर लगाते थे और लोगों के सामने शुगर कोटेड चीज़ें रखते थे। ये जो चेंजेस आई है, ये सोशल मीडिया ने हमें आज़ादी दी है। हर आम इंसान को देखो, तुम छोटे छोटे गाँव से लड़के लड़कियाँ जो सच बोलते हैं, जो चीज़ों को दिखाते हैं, जो पिन पॉइंट करते हैं, आज उनका दौर है। तो वो मैंने सोचना ही छोड़ दिया। झूठों का दौर जा रहा है। ये जो समय आ रहा है, ये कलयुग नहीं है, मुझे लगता है कि ये सतयुग है। भले हमारे इस देश में 4 लोग सच बोलते हैं, लेकिन उनके सच को हर इंसान अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करता है। तो जो एक ऐसा इंडस्ट्री का रूल जो आप कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कम बैक कर रही हैं और इंडस्ट्री में वापस जाना चाह रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इतनी एक्टिव हो चुकी हैं, तो ऐसा कौन सा रूल है जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे? मुझे लगता है जो कास्टिंग करते हैं, ये बहुत गलत कास्टिंग का सिस्टम है इनका। जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, सबसे पहले वो किसी भी एक्टर के स्टार किड्स को साइन करते हैं। कभी फॉर एग्जांपल, अब मैं बोलूँगी तो तुम बोलोगी क्या? नहीं आप बोलो, बिकॉज यहाँ पे तो सारी अनफिल्टर्ड स्टोरी ही बतानी है आपको। अभी सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली आई विल अगेन टेक हिनाज नेम। अब उन्होंने अपने हस्बैंड की कास्टिंग करवा दी। अब सोचिए, एक इंसान, हमारे जैसा एक इंसान जो एक्टिंग सीखने के लिए 10 साल ख़राब करता है। हम 10 साल से थिएटर कर रहे हैं, उसमें भी स्टेज पर जाते हैं, हमारे डायरेक्टर हमें 4 गाली दे के बोलते हैं कि ऐसे क्यों घूमी, ऐसे क्यों चली, ये डायलॉग ऐसे नहीं बोलना था, वैसे बोलना था। तो आज भी हम एक्टिंग सीख रहे होते हैं, हम आज भी गालियाँ खाते हैं हमारे डायरेक्टर्स के साथ में। और कहीं से कोई बंदा
हिना खान से शादी करता है और डायरेक्ट कास्टिंग हो जाती है, शायद यही वजह रही है। आई थिंक अभी उनका कोई सीरियल आ रहा है पति पत्नी और वो कुछ करके, हाँ हाँ, उसमें और भी काफ़ी सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं। पहले तो हमने निपो किड्स सुना था, आजकल निपो हस्बैंड्स भी हो चुके हैं। मतलब आप किसी एक्टर से शादी कर लीजिए, फिर आपको इजीली कहीं ना कहीं कास्ट कर दिया जाएगा। शायद कहीं ना कहीं उसी वजह से हमारी जो टीआरपी है, हर एक प्रोग्राम की टीआरपी नीचे आती जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग काफ़ी एक्टिंग करके आते हैं उनको तो चांस मिलता नहीं है। आप बस किसी नोन सेलिब्रिटी से शादी कर लो, फिर आपको कास्टिंग भी आपकी हो जाएगी और आप सीधे टीवी पर नज़र आने लगोगे, थोड़ी देर में आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। यहाँ तक तो ईजी है, लेकिन ऑडियंस क्या उन्हें एक्सेप्ट कर रही है? दिस इज़ अ बिग थिंग। हिना खान हो या फिर ये स्वरा भास्कर के हस्बैंड हो, तो इन्होंने कहीं से एक्टिंग कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस आ जाते हैं कहीं से भी। बट आपका भी कोई ना कोई डर रहा होगा, तो सबसे बड़ा कमबैक का डर आपका क्या रहा? अभी फ़िलहाल तो मैं इतना मतलब मैंने इतना स्ट्रगल शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेरा भी 1 साल और ट्रीटमेंट चलना है। सो बट द ओनली थिंग इज़ दिस कि मैं आजकल वहाँ पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी सोशल मीडिया पर ध्यान देती हूँ कि मेरे पेज से मैं कुछ चीज़ों की अवेयरनेस फैलाती हूँ या फिर मैं कोई पेड वर्क ले लेती हूँ। मगर वो एक होता है ना कि अब मैं दोबारा उस टॉक्सिसिटी में जाना नहीं चाहती जहाँ आपको एक फेक स्माइल लेके जाते हो आप, और पार्टीज़ करते हो आप, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से ऐसे मिलते हो कि उनसे बेटर कोई नहीं, और वो एक फेक स्माइल होती है ना, तो वो सबसे मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। आज मैं वो टॉक्सिसिटी में दोबारा नहीं जाना चाहती। बट अगर आप बात सोशल मीडिया की भी कर रही हैं, सो आई हैव सीन देयर आर मेनी वुमेन मेन जो पापाराजी कहते हैं ना, जो जाती हैं बाहर, अपना शो ऑफ करती हैं अपने कपड़ों को, और वो क्लिक 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 करके फेमस होती जा रही हैं। तो सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो अभी OTT आपने देखा होगा, उल्लू ऐप बंद हो गया। सो अब उल्लू ऐप का कंपटीशन सबसे ज़्यादा था इन नंगी लड़कियों के साथ, जो ग्लैमर के नाम पे अपने शरीर की नुमाइश करती हैं, और अचानक से आप देखते हो कि मिलियंस में उनके फॉलोअर्स आ जाते हैं और उनको अचानक से किसी रियलिटी शो में काम मिल जाता है। सो ये एक शॉर्टकट हो चुका है। इनफैक्ट ये लड़कियों के अलावा भी अगर आप देखोगे तो निपो किड्स हैं, जैसे अनन्या पांडे काफ़ी दिन पहले हर तरफ नज़र आई, फिर ये इसी तरह के जो किड्स रहे हैं, इन सब को आप देख रहे हो। जैसे आजकल राशा, रवीना टंडन की बेटी, वो भी पहले आपको पेपराजी ने उनको फॉलो किया, पहले उनको एक सिलेब बनाया गया, फिर अचानक से एक मूवी में लॉन्च हो गई। सो ये एक स्टाइल बन गया है आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री का कि किसी भी लड़की को पहले आप फेमस करते हो ऐसे सोशल मीडिया पर, और फिर वो अचानक से स्टार बन जाता है। सो एक शॉर्टकट है ये कहीं ना कहीं। सो पीपल आर एंजॉइंग दैट बिकॉज आप सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हो, एंड देयर इज़ अ वुमेन जो आपने बोला कि अपनी न्यूडिटी दिखा के सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं। तो यू हैव चूजन योर वे। हाँ, मैं अगर मुझे पता है कि मैं ऐसे आज तुम्हारे साथ बैठ के मिलियंस में व्यू ला सकती हूँ, तो मुझे कपड़े उतारने की क्या ज़रूरत है? कम से कम मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटा कपड़े उतारो और फेमस हो जाओ। हालांकि ये चीज़ मैंने की है। जब आप नए नए आते हो ना, तो आपको कुछ पता नहीं होता है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है और ये जो यहाँ की चमक धमक है और जो ये सिल्वर स्क्रीन है, आप इसमें बह जाते हो। तो मैंने भी ऐसा किया। मुझे भी लगता था कि चलो यार थोड़े छोटे कपड़े पहन के फेमस हो जाओ। फिर जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। जब आप थिएटर करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं एक सीन करने के लिए। सो आई कैन सी जो रोजलिन खान एक ब्रांड बन चुकी थी, अब वो रिहाना खान एक वॉइस बन चुकी है फॉर द पब्लिक, राइट? मुझे अब इस ब्रांड पे वापस काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई। सी एक्चुअल में ना, जो सच बोलता है ना, पीपल आर लेबलिंग दैम कंट्रोवर्शियल दीज डेज। कोई भी कभी कभी जो न्यूज़ बनती है हम सोचते हैं कि ये झूठ है, और कभी कभी वो सच न्यूज़ भी होती है। और तो वो कंपटीशन इतना हो गया है कि जो लोग स्मार्ट हैं उनको पता चलता है कि हाँ ये रियल न्यूज़ है और ये न्यूज़ बनाई गई है। कई बार आप देखते होंगे, जैसे भी हमने ये सैफ अली खान वाली न्यूज़ देखी थी, तो बहुत लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन लिया। बहुत लोगों ने कहा कि कुछ अंदर अंदर हस्बैंड वाइफ का हुआ है और बाहर से कोई ऐसे अटैक करने नहीं आया था। तो ये इस तरह की खबर मैंने भी सुनी थी। क्या बात बॉम्बे में? जो आप ये कहना चाहती हैं, जो सैफ अली खान पे अटैक हुआ,
सो दैट वाज बिटवीन करीना कपूर एंड सैफ अली खान. कोई चोरी नहीं हुई, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ? अब मुझे लग रहा है कि जो खबरें पहले आई हैं, आप सोचो इतना बड़ा चाकू का पीस आप किसी के स्पाइन में से निकालते हो और वो 10-12 दिन में उठकर खड़ा हो गया. ये तो वही वाला सीन हो गया कि 100 माले से हीरो ने नीचे जंप लगाई और वो उठकर खड़ा हो गया. तो वो वाले सीन रियल लाइफ में नहीं होते. हीरो भी इंसान होता है और उसे भी तकलीफ होगी. ऐसा नहीं होता कि कोई क्विक फिक्स हुआ, इंजेक्शन लगाया और आप खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता. बट दे बोथ लुक अ परफेक्ट कपल. अभी एक दो मेरे वाले एस्ट्रोलॉजर ने और दूसरों ने भी कहा है कि देयर इज समथिंग, कुछ तो है. मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक नई स्टोरी आने वाली है. शायद आ जाए. कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है. मैं तो आजकल बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा. इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है टुवर्ड्स पेमेंट, कि आप 4 नाम बार बार एक कहते हो कि वो पूरा बॉलीवुड को रूल करते हैं, बट देर आर पीपल हु आर गुड एक्टर्स बट दे आर नॉट पेड वेल. और यह आपको लगता है कि जो जितनी ऑडियंस लाएगा, सुशांत सिंह एक ऑडियंस लेकर आया था, उनको उतनी पेमेंट मिलती है? अब सोचो कि जो बड़े एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल SRK, सलमान, फिर अक्षय कुमार, ये तो खुद की फिल्में बनाने लग गए. तो इनको कौन पेमेंट देता है? इनको तो कोई पेमेंट नहीं देता, खुद ही प्रोड्यूसर बन गए. फिर इन्होंने इतना बड़ा मार्केट है जो कैप्चर कर रखा है. जब इनकी मूवीज़ रिलीज़ होती है तो किसी छोटे एक्टर की मूवी रिलीज़ नहीं होती है. तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिलता है तो ये उतने बड़े एक्टर्स बनते जाते हैं. तो जो बेचारा एक न्यू कमर है, छोटी फिल्म से लॉन्च हुआ, हालांकि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो हर थिएटर में उसकी फिल्म नहीं है, तो आप ये बोलोगे कि अरे इसकी फिल्म का तो इतना ही कलेक्शन हुआ. आप 3000 स्क्रीन पे लगाते हो सलमान की फिल्म, वो मरी हालत में भी उस स्क्रीन पे जो उस फिल्म में जिसमें जो सिर्फ आई थिंक हाफ द थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, तो दोनों का कंपैरिजन अगर आप करते हो, एक 3000 थिएटर, 1000 थिएटर, तो कहाँ से कलेक्शन सेम होगा? तो जो छोटा एक्टर इस वजह से होता है क्योंकि वो हर थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाता, तो उनको पेमेंट भी कम मिलती है. तो ऐसे ये कैप्चर किया हुआ है. 4-5 एक्टर प्रोड्यूसर्स ने अपनी पूरी इंडस्ट्री पकड़ ली है. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड कोट क्या है? मेरा आई थिंक ये जो हिना वाला मैटर हुआ, इसमें लोगों ने मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, लगा कि मैं पब्लिसिटी बना रही हूँ. सो ये चीज़ मैं आज नहीं तो कल मैं साबित करूँगी. मैं इस चीज़ पर लगी हुई हूँ. आज नहीं तो कल ये पेपर्स कहीं ना कहीं से कोर्ट तक पहुँचेंगे और ये चीज़ साबित होगी कि मैंने झूठ नहीं बोला था. सो बट जो जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जाता है, आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं, इतनी नेगेटिविटी को? मुझे पता है कि ये लोग जो आधे से ज़्यादा तो हमारे देश में अंधभक्त हैं, तो मैं उनको मैं क्या ही सीरियस लूँगी. और जो इंसान आपको समझता नहीं उसको आप क्यों एक्सप्लेन करोगे कि आप क्या बोलना चाहते हो? सो ठीक है, सभी को. और अगर एक गाली ना आए ना, आपकी किसी पोस्ट के नीचे गाली नहीं आती ना, इसका मतलब है कि आपकी बात किसी को चुभी नहीं है. और अगर आपकी बात चुभ गई है, इसका मतलब ये कि आपने कहीं किसी को सही जगह पे पिंच कर दिया है. तो इसीलिए आपकी उस पर पोस्ट पर गाली आएगी. अगर आप एकदम नाइस सेफ प्ले करोगे तो आपको कोई बुरा नहीं मानता और आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में. अगर आपको सब खुश हैं आपसे, तो ज़रूर आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो लोगों को छुपता नहीं है और दूसरों से अलग करते हो, तब आपको बहुत तकलीफ होती है. क्योंकि पहले कहा जाता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ लाइक रहती थी, बट अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उल्टे भी हो चुके हैं. हाँ, वो हो रहे हैं. जैसे आपने भी देखा होगा कुणाल कामरा वाला सीन, उस बीच भी काफ़ी कुछ हुआ, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी सेटल्ड. उनको पता था कि मैंने क्या बोला है. और वो चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर मैं घुमा कर किसी का नाम बोलती हूँ और उसी को जाकर चुपता है, तो इसका मतलब ये कि उसने ऐसा कुछ किया होगा जो उसे चुभा. तो आप भी वापस बड़े पर्दे में अपने आप को अगर किसी रोल में देखना चाहेंगी, तो वो रोल क्या होगा? मैं OTT प्लेटफॉर्म में काम करूँगी, क्योंकि उसमें कुछ अतरंगी लुक्स होते हैं, कुछ अतरंगी पर्सनालिटीज़ होती हैं, और वहाँ पर नए डायरेक्टर्स हैं जो आपको इस तरह से आपको पापड़ नहीं बेलने पड़ते. आप ओपन ऑडिशन में जाते हो, अगर उस कैरेक्टर में फिट हो तो आपको काम मिल जाता है. नॉट लाइक बिग प्रोडक्शन हाउसेस. सो भी ऐसा कोई जहाँ पे आपका फिक्स हो कि दैट यू आर
कमिंग इन दैट OTT प्लेटफॉर्म? वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ जल्दी। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। हम ख़त्म करने से पहले ना एक आधी बात ऐसी भी करेंगे जो सलमान खान से रिलेटेड आपने हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए, बट वो कहीं ना कहीं एक बारी उन्होंने भी बेचारों ने स्टेटमेंट दी थी कि आई फील लाइक अ रेप्ड वुमेन। मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये बड़े लोग हैं, बट अगर सलमान खान को भी ये लाइन बोलनी पड़ी तो कितना चैलेंज वो लोग भी फेस करते होंगे। वो उस बात पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। जो उन्होंने बोला था, तो आई थिंक उनको पता नहीं कि जब एक औरत का रेप होता है तो वो कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है। सो दैट वाज द रीज़न कि उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आप अपने आप को, आप अपने फाइटिंग वाले पेन को, या आप किसी तरह से सेट पर आप एग्जॉस्टेड हो, उसको आप एक रेप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रेप के बाद एक औरत की मेंटल स्टेटस क्या हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर उसका आप 1% भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड यूजिंग सच थिंग्स जिससे एक औरत का अस्तित्व हिल जाता है। उसको आप अपने किसी तरह की थकान या किसी तरह के हार्ड वर्क से कंपेयर नहीं कर सकते। सो ही शुड बी ऑलवेज माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ठीक कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और खुश हैं, तो वो करते रहे, ना कि वो किसी औरत के ऊपर या औरत पे होने वाले किसी अत्याचार को अपनी ज़िंदगी की छोटे मोटे स्ट्रगल से कंपेयर ना करें। अगर सलमान खान आज आपके सामने आ जाते हैं तो एक ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहोगी, एक ऑनेस्ट मैसेज? मैं बोलना चाहूँगी कि आप बहुत घमंडी हो, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। प्लस ये कि आप बहुत नेगेटिव हो और वो नेगेटिविटी आपके फेस पे दिखने लगी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज 90s का ज़माना चला गया है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद ऑल न्यू डायरेक्टर्स। आप किसी भी नॉन डायरेक्टर के साथ बैठते हो और आप अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफ़र करते हो, बोलते हो कि ये गर्लफ्रेंड है, इसको कास्ट कर लिया जाए, तो ऐसे में आपके साथ में कोई भी नया डायरेक्टर काम नहीं करेगा। तो जो क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं मर चुकी है। यही वजह रही है कि शायद सलमान आज हिट नहीं है, उनकी हर फिल्म फ्लॉप होती है। वहीं एक नया एक्टर, फॉर एग्जांपल विजय वर्मा, ही इज़ कम अप लाइक एनीथिंग। तो ये जो नए एक्टर्स हैं ये सब कुछ ट्राई करते हैं और एक्टर को हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, वो आज भी सेट पर टाइम पर पहुंचते हैं, आज भी वो अपने, चाहे वो नया डायरेक्टर हो, उसको सर बोलकर बुलाते हैं और पूछते हैं कि सर क्या करना है, कैसे करना है। जबकि सलमान खान आज भी अपने सेट पे 10-10 घंटे लेट जाते हैं, सो के उठ रहे हैं, फिर आधा काम उनके बॉडी डबल करते हैं, फिर वो क्लोजअप शॉट उनका लग जाता है। तो मतलब आप इतने सुस्त हो, आप अपने उस पैशन को, जिसके लिए एक इंसान पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है, उसमें आप थोड़े से लेज़ी हो जाओगे तो 100% अगर आप नहीं दे रहे हो तो ऑडियंस को भी नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत ही डीपली शी नोज एवरीवन है, मुझे ऐसा लगता है। बट आपका कोई एक रोल मॉडल जो एज अ फीमेल मेल, मतलब एक्टर या एक्ट्रेसेस, आपका रोल मॉडल कौन है इंडस्ट्री में? मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। शी स्ट्रगल्ड अ लॉट। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनके मैनेजर भी थे और मैनेजर ने भी उनको बहुत नीचे लाने की कोशिश की, फिर पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें बाहर निकाला। इनफैक्ट एक फिल्म आई थी जिसमें उनका एक लास्ट गाना आया था, राम चाहे लीला चाहे, वो हिट सॉन्ग, उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आई। तो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी और लोगों को लगा कि अब इसका क्या होगा, बट बंदी ना, उसमें दम है। वो फॉरेन गई और जहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन छोटे छोटे रोल करके आती हैं, जहाँ आलिया भट्ट ने भी छोटा सा रोल किया है, वहाँ वो मेन लीड करके आती हैं। तो उससे पता चलता है दैट शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड और वो रिस्क लेती हैं। तो लाइफ में रिस्क लेना कभी मत छोड़ो। ठीक है, ये लोग एक आसपास के लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, अगर आप टैलेंटेड हो तो आप फॉरेन में काम कर सकते हो। सो शी इज़ प्रूव्ड हर सेल्फ और आज मुझे लगता है कि उससे बेटर कोई एक्ट्रेस नहीं है, इंडिया में नहीं है। और एक्टर आपको कौन रोल मॉडल? एक्टर मैं SRK को बहुत एज एन एक्टर बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला। जैसे हमने शुरू में देखी थी उनकी फिल्में,
तो एक्टिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होती थी, फिर उन्होंने काम किया, फिर आज जो पिछली 2-3 फ़िल्में हैं वो बहुत अलग टाइप की फ़िल्म की हैं। सो वो ग्रो करते रहे। तो एज़ एन एक्टर आपको रोज़ सीखना है। ऐसे नहीं कि मैं तो 100 बड़ी फ़िल्में करके बैठ गया हूँ, तो जो मैंने जाके कर दिया बस वही एक्टिंग है, ऐसे नहीं होती। रोज़ एक्टिंग सीखनी पड़ती है। अगर आप फ़ॉरेन के एक्टर्स देखोगे तो वो जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो वर्कशॉप करते हैं। एक्टिंग वर्कशॉप करना बहुत ज़रूरी होता है, और जितने भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं वो हमेशा एक्टिंग वर्कशॉप करते हैं। तो सलमान जैसे एक्टर्स ना ये वर्कशॉप करने नहीं जा सकते। उनके अंदर बहुत भारी एटीट्यूड है कि हम स्टार हैं। सो घमंड अच्छा नहीं होता, ऊपर वाले को पसंद नहीं है। चलिए, एंड बिफोर वी एंड दिस, मैं एक छोटे से लाइट मोड में आपसे वन लाइनर्स आंसर जानना चाहूँगी, ग्लैमर या ग्रिट? Great. ओके, हेयर और नो हेयर? I think I was happy no hair. ओके, ट्रोल्स या आपका सच? I think आपका सच। सेक्सी होना ज़रूरी है या सर्वाइवर होना ज़रूरी है? सर्वाइवर। पेन या पावर? पावर विथ पेन। ओके, मतलब आपको पता है कि जब पावर मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके पास पेन आएगा ज़रूर। हाँ, yes. स्पॉटलाइट या सॉलिट्यूड? Solitude is always better. बॉडी और सोल? Soul. अवार्ड्स या अपलॉज? Applause. पास्ट या प्रेजेंट? Present. सो यू लव योरसेल्फ एज अ रिहाना, राइट? Yes. रोजलिन वाज डिफरेंट एंड रिहाना इज डिफरेंट। Yes. एंड बिफोर वी एंड दिस, आई वांट कि आप एक मैसेज हमारी ऑडियंस को दें, क्योंकि आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा उसको बहुत ऐसी लर्निंग्स मिली होंगी कि किस तरीके से आप अपनी बीमारी से लड़ सकते हो, किस तरीके से आप एक सोसाइटी में अपना नेम, फेम और सब कमा सकते हो बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, और किस तरीके से लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो एक लास्ट मैसेज रिहाना आपकी तरफ से। I would से कि जो लोग चाहे वो किसी भी फील्ड में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो एक सेफ जोन में रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सो यू हैव टू टेक रिस्क। सो मैंने हमेशा रिस्क लिया है। सो आई ऑलवेज से कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है, और ट्राई कीजिए नई चीज़। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैंने कहीं और से शुरू किया था, मैं कहीं और पहुंच गई। सो कीप ट्राइंग एवरी डे, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वी आर आंसरेबल टू गॉड। हम जब ऊपर जाएंगे ना तो ईश्वर आपसे पूछेगा कि तूने क्यों नहीं किया, तूने परफॉर्म क्यों नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे, पड़ोसी मुझे सता रहा था इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था। वी ऑल आर प्लेइंग आवर रोल्स। सो प्ले योर रोल होल हार्टेडली। जो भी आप कर रहे हो वो पूरी तरह से करो, क्योंकि ऊपर जाके आपको बताना है कि हम ये करके आए हैं। So that's a great message, and I'm sure आपने बहुत सारी learnings ली होंगी, and I'm thanks to you that आपने समय निकाला मुंबई से। She has come specially for our show also, and I'm really thankful। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, and I wish you good luck। कहीं ना कहीं हम आपको ऐसी जगह पे देखें कि जो आपका एक सपना है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो बॉलीवुड हो, आप ऐसे स्टेज पे आएंगे कि जहाँ पे हमें भी प्राउड है और हमेशा रहेगा, बिकॉज यू आर अ सर्वाइवर, एंड आई एम श्योर यू विल रॉक इन फ्यूचर टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस गाइस। कॉफ़ी अनफिल्टर्ड, ये थी रेहाना खान विद अस, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज थी कि इनको रोजलिन बुलाऊं या रेहाना, बट इस पॉडकास्ट के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि हाउ रेहाना खान हैज़ टर्न हरसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। इसी तरीके से आगे भी आपको बढ़ना है। कीप वॉचिंग अस, फॉलोअर्स, लाइक अस एंड कमेंटर्स, और कोई भी अगर आप मैसेज देना चाहें तो डू कमेंटर, आई विल आस्क हर टू रिप्लाई टू यू एज वेल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।